जो चीन ताइवान में लगातार आक्रमण की धमकी दे रहा है, वो भारत के आगे कैसे झुक गया? ताइवान की जिस सीमा पर चीन अपनी कार्रवाई से विश्व युद्ध का खतरा पैदा करता जा रहा है, वो एलएसी पर विवादित जगहों से अपनी सेना पीछे हटाने को क्यों तैयार हो गया? चीन के जिस राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को खुली चुनौती दे रखी है, वो आखिर मोदी के आगे कैसे पस्त हो गया? और याद रखिए, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही दिखाऊंगा और ये पता चलेगा कि जो ड्रैगन पल पल हमारी जमीन को दशकों तक खाता रहा, पूरी दुनिया को धमकाता रहा, वो कैसे मोदी नीति के आगे पस्त हो गया। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आने वाले 15-16 सितंबर को पूरी दुनिया एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का गवाह बनेगी, जब उज़्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन होगा। और इसमें 3 साल के बाद जो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं ना, शासनाध्यक्ष, वो भाग ले रहे हैं। और इसी घटनाक्रम में 3 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो अगला एससीओ मीटिंग है ना, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 2023 में सितंबर में चुनाव है, उसके बाद 2024 में, सितंबर 2023 में भारत में होगा। और इसमें जानते हैं कितने सदस्य देश हैं? इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 8 मेंबर देश हैं, 4 ऑब्जर्वर देश हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। यानी कुल 16 देशों की भागीदारी होगी। शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। लेकिन इससे भी जो बड़ी खबर है इसी शंघाई सहयोग संगठन की ओर से, उसको उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूं कि 8 सितंबर को एक बहुत बड़ी खबर आई। आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन वो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य की दिशा है ना, वो तय होने वाली है। और ये बड़ी खबर ये है कि चीनी सीमा पर, भारत चीनी सीमा पर लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। चीनी सेना भी पीछे हट रही हैं और गलवान संघर्ष से पूर्व की स्थिति में चली जाएगी। अब ये जो टाइमलाइन दी गई है ना 12 सितंबर की, तब तक दोनों को हटा लेना है। मतलब हटा ही ली होगी दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को। और इस कदम से चीन बहुत खुश है। चीन ने पता है क्या कहा कि ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। भारत और चीन के रिश्तों में बड़ा बदलाव आने वाला है। मतलब आप सिर्फ समझते जाइए भारत चीन के रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में, तब आपको बहुत बड़ी जानकारी का पता चलेगा। लेकिन भारत के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी, एक सामान्य घटना थी। और क्यों सामान्य घटना थी ये भी समझिए। भारत ने इसे पूर्व स्थिति को बहाल करने की तरफ एक कदम बताया। और क्यों बताया? क्योंकि भारत चीन को हमेशा एक आक्रांता मानता है। ऐसे में इस प्रतिक्रिया का आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे में सवाल यह है कि चीन ऐसा मान क्यों गया? भाई, जिस जगह पर चीन ने 2 साल से अपने हजारों सैनिकों को तैनात कर रखा था, वो इतनी जल्दी कैसे मान जाए? और चीन तो वो शक्ति भी नहीं है। तो आपको इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को देखना चाहिए। ये उसी का कमाल है कि जो डोकलाम से ये रणनीति शुरू हुई थी और गलवान में फिर कोविड महामारी के दौरान जिस तरह की मोदी नीति अपनाई गई, ये उसका असर है। और गलवान संघर्ष आपको याद होगा, पूरी दुनिया के लिए सुर्खियां बनी थी। आज भी ये रिसर्च का विषय है। इस संघर्ष में क्या हुआ था? भारत से 3 गुना अधिक जो सैनिक है ना, चीनी सैनिक, वो मारे गए थे। पहली बार चीन को यह एहसास कराया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि अगर आप छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इसी बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2017 में भी कराया था। चीन को एहसास नहीं हुआ। डोकलाम में आपको याद होगा, पूरी दुनिया ने देखा कितने दिनों तक दोनों देशों के बीच विवाद बना रहा और चीन को पीछे हटना पड़ा। और चीन की जो कोएर्शन नीति का किस प्रकार से जवाब दिया गया, ये भी सबने देखा।
और इसका असर जानते ही क्या हुआ? चीन को उसके बाद सबने हर मोर्चे पर देना शुरू कर दिया जवाब। सिर्फ भारत की बात नहीं है, मैं दुनिया भर के तमाम देशों की बात कह रहा हूं। चीन ने हाल ही में जब ताइवान पर अपनी आक्रामक नीति अपनाई, डराने की कोशिश की, तो भारत ने ताइवान का साथ दिया और चीन को सख्ते में डाल दिया। आप जरा सोचिए कि मोदी जी से पहले क्या कभी कोई सोच सकता था? आप नेहरू में आ जाएंगे तो वो तो डर की नीति थी, बाकी तो चुपचाप रहते थे, मत बोलो चीन गुस्सा हो जाएगा। लेकिन आज भारत चीन को न केवल जवाब देता है, बल्कि अगर चीन दुनिया के किसी भी जगह में आक्रमणकारी नीति अपनाता है तो भारत उस देश का साथ देता है। और इसी का असर है कि चीन भारत की इस रणनीति से हतप्रभ था। वहीं ताइवान को जब भारत जैसे देश का समर्थन मिला तो वो बहुत खुश हो गया और उसने सार्वजनिक रूप से भारत को धन्यवाद कहा। और इसी का असर है दोस्तों, अभी हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर को लेकर पूरी दुनिया में कितनी किल्लत हुई और ताइवान सबसे बड़ा निर्यातक है। 90% सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है और इसी का असर है कि ताइवान अब भारत में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने को तैयार हो गया है। आप रिपोर्ट देखिए, और भारत के बल पर ही ताइवान एक और प्रयास कर रहा है। ताइवान इंटरपोल का सदस्य बनना चाहता है, जबकि चीन इसका विरोध कर रहा है। आज भारत की विदेश नीति चीन की वोल्फ रणनीति के खिलाफ एक आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है और भारत ने दुनिया के सभी देशों से और संस्थाओं से अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर समझौता किया है, उन्हें कन्विंस किया, उन्हें समझाया है कि भारत आर्थिक रूप से और सैन्य शक्ति के रूप में कितना मजबूत देश है। और यही वजह है कि आज दुनिया का हर देश भारत को अपने पाले में रखना चाहता है। और इसी का एक असर है कि जब चीन ने वन बेल्ट वन रोड की वैश्विक परियोजना शुरू की तो भारत को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए। और भारत नहीं जब जुड़ा तो ये पूरी की पूरी परियोजना खटाई में पड़ गई। आप देख लीजिए, वहीं चीन को उसी की चाल में मात देने के लिए भारत ने एक और काम किया। भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड समूह को तेजी से हकीकत में बदला। क्वाड समूह आज बहुत ही एक सक्रिय ग्रुप है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। चीन को बड़ी मिर्ची लग रही है क्योंकि भारत एशिया में चीन को उस स्थिति में नहीं आने देना चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर देशों में मतलब कुछ भी थोप दे। वो चीन की तो यही कोशिश होती है ना कि उसको लगता है कि बस मैं बोल दूं और सारे देश एकदम काम करने लगे, और भारत ये नहीं होने देना चाहता। और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा संभव भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, एक और घटना आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जब क्वाड शिखर सम्मेलन किया था तो चीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। मैंने आपको बताया, और उस समय चीन ने बड़ी कोशिश की कि भारत को अपने पाले में रखा जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। उल्टा ये हुआ कि भारत और जापान के बीच जो रिश्ते हैं ना वो और मजबूत हो गए। सामरिक रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, जितने रिश्ते हो सकते हैं वो चौतरफा। इससे चीन की बेचैनी काफ़ी बढ़ गई थी। और एक तरफ और भी याद रखिए, आज जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक के लिए 15 सितंबर को उज्बेकिस्तान जा रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ क्वाड के जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। मतलब दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। भारत ऐसा नहीं है कि एक मोदी जी के नेतृत्व में बस चीन की बात को देख रहा है या उसका अनुसरण कर रहा है। मोदी जी हर तरह से अपनी विदेश नीति को एक्सप्लोर कर रहे हैं। किसी भी देश को, किसी भी शक्ति को ये मौका नहीं देना चाहते हैं कि आप अपनी शर्तों पर अपने नियम हमारे देश में थोप सकें। भारत की इस नीति से चीन समझ गया कि बिना कुछ काम किए, बिना कोई पहल किए रिश्तों को सुधारना संभव नहीं है। और इसीलिए जो मैंने अभी बताया ना कि एलएसी पर जो विवाद है, वहाँ से अपने सैनिकों को पीछे करके
एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। और ये कोशिश क्यों की है कि जब एससीओ की बैठक हो 15 सितंबर को, तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी से चीनी राष्ट्रपति मिल सकें, और इसीलिए सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। क्योंकि आज चीन को भारत के राष्ट्रवाद से, भारत के आत्मविश्वास से डर लगता है। उसे डर लगता है कि उसकी महाशक्ति बनने की जो चिरकालिक इच्छा है ना, वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भारत की तरफ से सकारात्मक संदेश ना आए, भारत कोई रुकावट ना बने। भारत को अपने पाले में करके ही वो ऐसा कर सकता है। हालांकि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो इतिहास के गर्त में छिपा है चीज़ें। और चीन इससे पहले क्या करता था, कभी युद्ध का दबाव बनाकर, कभी मजाक उड़ाकर, कभी यहाँ के लोगों को लोभ देकर, स्वार्थ, उसकी जो स्वार्थ होती है ना, कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ कि भारत सरकार को चीन नहीं बुलाती है, चीनी सरकार, और कांग्रेस के अध्यक्ष को बुला करके उसे डोनेशन देने की घटना, कई सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन मोदी सरकार में अब ये लोभ लालच संभव नहीं है। मोदी सरकार इन सारी चीज़ों से, इन सारे जो अवरोध है ना, उससे पार पा चुकी है। आज चीन के खिलाफ भारत धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाकर इतना अधिक बढ़ा चुका है कि एक शक्ति संतुलन के रूप में खुद को एक महाशक्ति बना चुका है। साथियों, चीन की महत्वाकांक्षा एक महाशक्ति बनने की है, जिसके लिए उसे दुनिया के कई देशों से आर्थिक और सामरिक रूप से टक्कर लेनी होगी। लेकिन आज के दौर में क्या ये संभव है कि कोई देश दूसरे देश पर अपने नियम थोप सके? और ये तो युद्ध में भी संभव नहीं। आज आपने देखा होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर भी दिया, उसे तहस नहस कर दिया, लेकिन क्या उसे अपनी शर्तों पर चला पा रहा है? नहीं चला पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो नीति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, और इसमें दुनिया के हर देश के साथ परिवार की भावना के अनुकूल सहयोग और विश्वास के साथ विकसित किया गया संबंध है, जिसमें किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता, बल्कि सह अस्तित्व की भावना होती है। इसीलिए पूरा विश्व आज भारत की ओर एक विश्वास भरी नज़रों से देख रहा है। और यहीं आकर चीन की विदेश नीति खत्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को पूरी दुनिया सलाम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।